हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं डे 44 यानी जनरल स्टडीज़ का। अभी तक हम 43 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 44वां आज हम करने वाले हैं। इसमें आप जानते हैं कि पर डे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ये सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसको हमने जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 के पैटर्न पर रखा और इसमें हमने उन सारे सब्जेक्ट को शामिल किया है जो आपके जीआईसी अल्टीग्रेड या जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में आते हैं, मैथ्स को छोड़ करके। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं बोलता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, वो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ये नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखी है, इस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर आपको 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन टॉपिक वाइज मैटर और संडे को टेस्ट, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि जीएस को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर देखिए, मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके बोलते हैं, में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम यानी कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन अजय। देखो, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको मैंने शामिल किया है। हालांकि बहुत आसान है, हम सब इससे रूबरू हैं। अभी जो मई में घटना हुई थी, और आप जानते हैं कि 6, 7, 8 मई के दौरान जो है मध्यरात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान और पीओके के आतंकियों को ठिकानों पर हमला किया था। यह कार्रवाई जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें जो है धर्म पूछ करके गोली मारी गई थी। तो भारत ने लगभग 100 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। ठीक है, तो ये जानना चाहिए हमको। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है या रामसर है? तो रामसर का मतलब होता है आर्द्रभूमि। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील, और ये है शुरीशर मानसर झील। तो आपको बताना है इसमें क्या सही ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपको देखना है, आपको ये है आपका मतलब उत्तर प्रदेश में क्या स्थित नहीं, यानी ये सही आंसर होता है शुरीशर मानसर झील। ठीक है, तो शुरीशर मानसर झील ये जो है जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह जो है इसे जुड़वा झीलें कहा जाता है। शुरीशर और मानसर ये 2 झीलें हैं, इन झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करें सूर सरोवर की, तो ये हमारे आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और समसपुर जो कि रायबरेली में है, और सरसई नागर ये जो है कहाँ है? ये हमारा इटावा में है, सरसई नावर झील। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो भैया, यहाँ पर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे कम नागरिकृत है? आपको बताना है। देखो, यहाँ पर विकल्प के अनुसार आपको बताना है। तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो ये भैया है सही विकल्प यहाँ पर बी, यानी पश्चिम बंगाल बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो इसका आंसर है मतलब विकल्पों के अनुसार पश्चिम बंगाल है, सबसे कम नागरिकृत है। जबकि समग्र रूप से भारत का सबसे कम नागरिकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन है? हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक नागरिकृत की बात की जाए तो है गोवा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ साथ आपके जीआईसी अल्टीग्रेड लेक्चरर के जीएस के पोर्शन को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को नियमित तौर पर देखें और इनको नोट डाउन करें। अगर आप नोट डाउन करते हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं कहता हूं आपको आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है, ये मौका हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? आपको बताना है। बांस, कॉफी, बासमती चावल, आम। इसमें कौन सा सही विकल्प है मित्र? तो ये सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, यानी बांस। बांस को क्या बोला जाता है? हरित स्वर्ण। क्या बोला जाता है? हरित स्वर्ण। क्योंकि देखो, इन विकल्पों में से आपको बताना है भैया, ठीक है, बांस तेजी से बढ़ता है, वहीं
मात्रा में CO2 जो है, बड़ी मात्रा में ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत में बांस आधारित उद्योग जैसे फर्नीचर, डलिया, सजावटी वस्तुएं, बांसुरी लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। और एक चीज़ बता दें कि आप जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में जो है घर भी जो है बांस के ही बनते हैं। आप जो है उसको भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर बांस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ग्रीन गोल्ड इसे बोला जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बांस को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भैया है, भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो देश का 70% से अधिक जो है कॉफ़ी पैदा करता है। तो 4 विकल्प है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर डी, कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक भारत का प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। लगभग 70% से अधिक जो है यहाँ पर उत्पादन होता है कॉफ़ी का। और मुख्य क्षेत्र जो है चिकमंगलूर और कूर्ग, हसन जिले इसके प्रमुख जिले हैं। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन के। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ बनारस वाराणसी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? 1968 की 1967 की 1988 की 1921। आपको बताना है क्या सही विकल्प है। तो सही विकल्प है मित्र बी यानी 1967। यह एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है और स्थित है सारनाथ में, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका स्थापना है 1967। उद्देश्य क्या था? तिब्बती अध्ययन, बौद्ध दर्शन और संस्कृत का संरक्षण। ठीक है, तो मित्र जानते हैं क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियोज़ को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को हाइप तो जरूर कर दिया करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50। तो इसमें क्या विकल्प में सही है? ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मतलब जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है 43, और ये सही भी राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों को न्यूनतम मजदूरी व कार्य अधिकार प्रदान करे। और हाँ, मैं बता दूं, ऑप्शन जब आप कहीं और भी सर्च करेंगे तो आपको अनुच्छेद 41 भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, यह भी मनरेगा से ही संबंधित है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर 43 सही है, क्योंकि 41 यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है। और दूसरी चीज, यही अनुच्छेद है जो राज्य को निर्देश देता है कि वो नागरिकों को न्यूनतम मजदूरी व कार्य का अधिकार प्रदान करे। ठीक है, तो इसी को लागू कब किया गया था? 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा लाया गया, और 2009 में इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना दिया गया इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको जानना चाहिए। आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ मैं विकल्पों को भी डिस्कस करता हूं, जिससे कई क्वेश्चन आपके तैयार होते रहते हैं। तो घबराइए नहीं, आप इनको रेगुलर बेस पर पढ़ते रहिए। और एक चीज़, हाँ, कभी टाला ना करें यार, क्वेश्चंस को डेली देखिए, डेली PDF को रिवीजन करिए, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। सबसे ज़्यादा आप जान लीजिए, सक्सेस होने का सबसे मूल मंत्र यही है कि आप कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर देखें वीडियो, रेगुलर देखें PDF को, और रेगुलर टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, तभी आप सफल होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 8वां क्वेश्चन, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? ठीक है, एक बार देखिए, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। DD बसु, KM मुंशी, VR अम्बेडकर, AK अय्यर साहब। तो सही विकल्प आपका यह है मित्र सी, यानी VR अम्बेडकर साहब ने कहा है यह कथन। ठीक है, उनका यह तात्पर्य था कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के साथ एकात्मक प्रवृत्तियां भी हैं, अतः यह संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। देखो, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? परम भागवत, परम सौर, परम सौगात, परम माहेश्वर। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया डी, परम माहेश्वर। हर्षवर्धन, यानी हर्ष मतलब हर्षवर्धन है, जो कि पुष्यभूत वंश से था, उन्होंने परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण किए थे और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाए थे। इनके जो फेमस दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट साहब थे, उन्होंने हर्ष चरित लिखा था। ठीक है, हर्ष द्वारा, हर्ष भी एक विद्वान थे, इन्होंने भी कई नाटक लिखे। इनके नाटक था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागा नंद।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। देखो क्वेश्चन मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यही क्वेश्चन बन जाए। आपको जो विकल्पों में बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग फैक्ट बताए जा रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप उसको तैयार रखें। देखिए यहाँ पर महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। ठीक है, तो इसका आपको बताना है तो डी है इसका ऑप्शन, जय संहिता। ठीक है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित जो इसका शुरुआत का नाम था जय संहिता, तब इसमें जो है 8,800 श्लोक थे। बाद में बढ़ करके इसमें 2400 श्लोक मतलब और बढ़ गए, तो ये कुल मिलाकर के हो गया लगभग जो है 1,10,000 श्लोक इसमें हो गया और ये महाभारत बन गया। ठीक है, और यह जो है 18 पर्वों में विभक्त है, इसको 18 पर्वों में विभक्त किया गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। गिलाजी किसके काल के प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, जहांगीर और अकबर। देखो यहाँ पर सही विकल्प है अकबर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन जो मुल्ला गिलाजी थे वो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे और इनकी रचना थी क्या? मदाद ए अनवर, और क्या थी? मिरात उल सफ़ा। ये जो है 1572 1572 तक जो है राज कवि थे किसके? अकबर साहब के। बाद में फैजी को यह पद दे दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका विकल्प ये सही होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो भैया, संगीत यंत्र जो कि सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, रामदास, तानसेन और हरिदास। तो सही विकल्प आपको बताना, सही विकल्प है ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक माना जाता है। क्या माना जाता है? सितार का आविष्कारक। क्वेश्चन अलग तरीके से भी बन सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो साहब। ठीक है, तो हालांकि यही क्वेश्चन ही है, और यह बीड़ा और ईरानी तंबूरे का मिश्रण है। आज जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे लोकप्रिय वाद्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है भैया, भारत का प्रथम छापा खाना कहाँ स्थापित है? तो गोवा में, कलकत्ता में, मद्रास और बम्बई। आपको बताना है क्या विकल्प सही है। तो सही विकल्प है भैया ए, यानी गोवा में। ठीक है, तो भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस जिसे छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, कब? 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें विश्व स्तर पर, इसका आविष्कार जो है जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि जर्मनी में लगभग जो है समय 1439 के आसपास था। कहीं कहीं पर आपको और भी दिखते हैं, 1450 भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बताया गया है वो उसके अनुसार कि ये जो विश्व स्तर का में इसका आविष्कार जो था जोहान गुटेनबर्ग में ने किया था जर्मनी में 1439 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है भैया, देखो यहाँ पर 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? क्या बात हो रही है? मोपला विद्रोह की। तेलंगाना, विदर्भ, मालाबार, मराठवाड़ा। तो ये है भैया सही विकल्प सी, मालाबार। क्या है? मालाबार। यह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसका कारण जमींदारों द्वारा मुस्लिम बटाईदारों का शोषण, और इसकी जो है इसी वजह से हिंसा हुई, और हिंसा के कारण कांग्रेस ने आंदोलन से दूरी बना ली थी। ठीक है, तो इसलिए ये जो है इसे मोपला विद्रोह कहा जाता है 1921 में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजक अभिव्यक्त किसने किया था? मतलब देखो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था किसी ने, क्या नाम है उनका वही बताना है। छुट्टियों का मनोरंजक शब्द उसने यूज किया था। लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। तो इनमें से कौन ऐसे थे जिन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था? आपको बताना है लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने जो है कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशनों को चापलूसों का सम्मेलन और अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन कहा था। उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस को जन सक्रिय और संघर्षशील बनाना। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा? सैन्य दुर्ग, विजय दुर्ग, करियप्पा दुर्ग और अरिंदम बनर्जी दुर्ग। ये है भैया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। मित्र, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैं अब जो है रेगुलर बेस पर दिवाली के बाद जो है नियमित तौर पर कवर करूँगा, और इसके साथ साथ आपको उसकी जो है अलग से भी वीडियोज मिलेंगे। तो उसके लिए घबराइए नहीं, करंट अफेयर के क्वेश्चन अब मैं पेड ग्रुप में आरंभ कर दूंगा बहुत जल्द। ठीक है,
तो करंट अफेयर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ें एक एक करके मैं कंप्लीट कराऊंगा। पहले PYQs को कंप्लीट कर लेने देते हैं, उसके बाद हो जाएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको बताना है सही विकल्प क्या है इसका। तो सही विकल्प है मित्र इसका बी, यानी विजय दुर्ग, ठीक है। तो भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा और यह पूर्वी सेना कमान मुख्यालय है जो 1963 से सक्रिय, कब 1963 से, और हुगली नदी के किनारे स्थित यह किला ब्लैक होल ट्रेजरी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी? तो ये बहुत फेमस है और बहुत आसान है, शंकर नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, रामेश्वर और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको बताना है ये सही विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर, जिसको हम डाइन भी कह सकते हैं क्योंकि उसने जो है अमृतसर में जलियांवाले बाग में जो है नरसंहार किया। मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इसने मौत के घाट उतारा और इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया और वही सर शंकरन नायर ने वायसराय की कारकानी से इस्तीफा दे दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं शामिल होना आपकी कारकानी में। इस घटना की जांच के लिए कमीशन बनाया गया जिसका नाम था हंटर कमीशन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो भैया, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GVK राय समिति और ML सिंघवी समिति। तो सही विकल्प आपका है बी, यानी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, कब? 1957 में भैया, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की संकल्पना दी थी। रिपोर्ट के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज जो है राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद लागू किया था और उसका उद्देश्य ये था स्थानीय सुशासन के माध्यम से जन सहभागिता, ठीक है, नहीं तो टोटल जो है ऊपर या राज्य की सरकारों पर ही निर्भर होना पड़ता था। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कावेरी है, नर्मदा है, महानदी, ताप्ती। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प भैया सी, क्या है? महानदी। देखो यहाँ पर महानदी जो है का अपवाह क्षेत्र जो है लगभग जो है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर भारत के सबसे बड़े बेसिनों में से एक है, ठीक है। और इसका उद्गम जो है फरसिया गांव, रायपुर, छत्तीसगढ़ से है और इसका प्रवाह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इसकी तुलना जो है इसकी तुलना में जो कावेरी है, कावेरी का 87,900 लगभग, ठीक है, किलोमीटर, और नर्मदा का 98,000, कितना है? 98,000 और 98,795 के आसपास में, और ताप्ती की बात करें तो 65,145 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ये जो है इनका अपवाह क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो भैया, बहते जल द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो नदी वेदिकाओं, जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा। सही विकल्प है आपका ए, यानी नदी वेदिकाएं, ठीक है। तो बहते जल द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो नदी वेदिकाएं यह परिणाम नहीं है। नदी वेदिकाएं मतलब रिवर टेरेस, जिसे अपर्दन या इरोजन के परिणाम बनती हैं, ठीक है। जबकि जलोढ़ पंख की अगर हम बात करें और प्राकृतिक तटबंध की बात करें और डेल्टा की हम बात करें तो ये जल के निक्षेपण से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है भैया अम्लैंड। क्या है? अम्लैंड शब्द का अर्थ है क्या? नगर का हृदय, सैटेलाइट नगर, नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र, नगर का आवासीय क्षेत्र। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र, ठीक है। अम्लैंड का अर्थ है नगर के चारों ओर का प्रतिवेशी क्षेत्र, ठीक है। यह शब्द फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आंद्रे एलेक्स ने 1914, कब? 1914 में दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गहन पारिस्थितिकी, ठीक है, क्या नाम है? गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? इपिओडम, सी रॉनकियर, F.E. क्लीमेंट्स, अर्नेज नेस। तो ये सही विकल्प है भैया, अर्नेज नेस साहब ने दिया था। और यहाँ पर देखो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने दिया था? अर्नीस नेस ने दिया था 1972-73 के आसपास में। यह पर्यावरण संरक्षण की ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति के आंतरिक मूल्य को स्वीकार करती है और मानव केंद्रित दृष्टिकोण का
विरोध करती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर है सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्वों के संवर्धन की प्रक्रिया है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। पहला विकल्प देखो यहाँ पर, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है भैया सी, यानी एक और दो, दोनों। ठीक है। सुपोषण में जलाशयों में नाइट्रोजन व फास्फेट की अत्यधिक वृद्धि होती है। इसमें शैवाल वृद्धि होती है। शैवाल वृद्धि से सूर्य प्रकाश अवरोधित होता है और ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मरने लगते हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो आपको बताना है सही विकल्प है यहाँ पर फोटॉन। ठीक है। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये परमाणु के मूलभूत कण है। लेकिन अगर हम बात करें फोटॉन की तो ये ऊर्जा का क्वांटम है, पदार्थ नहीं है, यह प्रकाश का कण है, अतः मौलिक भौतिक कण नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? बात हो रही है यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है। तो चार विकल्प है, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प है यहाँ पर आसवन। क्या सही विकल्प है भैया? आसवन। ठीक है। तो आसवन जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं, द्रव मिश्रणों को अलग करने की विधि है। ठीक है। अगर हम बात करें ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए तो ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो भैया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है। कार्डियोलॉजी श्वसन तंत्र, गैस्ट्रोलॉजी मूल तंत्र, यूरोलॉजी पाचन तंत्र, न्यूरोलॉजी आपका तंत्रिका तंत्र। आपको बताना है कौन है जो सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित तो भैया ये है डी, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र। बाकी तीनों गलत सुमेलित हैं। तो कार्डियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्र तंत्र नहीं बल्कि हृदय से संबंधित, हृदय का जो है अध्ययन किया जाता है। अगर गैस्ट्रोलॉजी की बात करें हम तो ये पेट का अध्ययन करता है। ठीक है। अगर यूरोलॉजी की हम बात करें तो ये मूत्र तंत्र का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? घास से, शैवाल से, वृक्ष से, धान के खेत से। तो सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है भैया बी, यानी शैवाल से। शैवाल यानी एल्गी या जो है फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी की लगभग 90% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये जलाशयों व महासागरों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 यानी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इनको जो अध्ययन करने की जो शाखा होती है उसे शैवाल विज्ञान कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर भैया। कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों में से सूचना उपग्रह द्वारा विश्व में पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? ध्यान समझिए एक बार फिर से। कंप्यूटर व्यवस्था जो विभिन्न देशों से सूचना उपग्रह द्वारा विश्व में, मतलब अब सूचना संप्रेषण की बात हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? अपोलो, इनसेट 2D, इंटरनेट और निक नेट। तो सही विकल्प है भैया इंटरनेट। क्या सही विकल्प है? इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क प्रणाली है जो उपग्रह, फाइबर और रेडियो माध्यमों से विश्वव्यापी डेटा साझा और संचार की सुविधा प्रदान करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर भैया। कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। सही विकल्प है उत्प्रेषण। ठीक है। तो ये देखिए, उत्प्रेषण उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मंगवाने के लिए जारी करता है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तो निर्णय नहीं दे दिया है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भैया। आपका लास्ट क्वेश्चन है जो है स्रोत की घाटी। बात हो रही स्रोत की घाटी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कमचटका रूस, एल टाटियो चिली, टाउपो न्यूजीलैंड, आइसलैंड। तो सही विकल्प इसका है भैया कमचटका रूस, जो कि कमचटका नामक स्थान जो कि रूस में है। तो आप ये जो है जो घाटी है वो वहीं पर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गीजर क्षेत्र है। ठीक है। अगर हम पहला सबसे बड़ा गीजर क्षेत्र की बात करें तो ये येलो स्टोन अमेरिका में है।
ठीक है। तो ये जो गीजर क्षेत्र है विश्व का दूसरा कमचटका प्रायद्वीप, यहाँ लगभग 90 सक्रिय गीजर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और अगर अभी तक आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किए हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें, तुरंत ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को इन्हेंस करें। और सारी वीडियोज बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुका है, आप उनको देखें, वीडियो को पीडीएफ से रिवीजन करें। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।